हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इस पीडीएफ से बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और आप बोलोगे सर इकोनॉमिक्स यानी बाकी हिस्ट्री सिविक्स जियो वो कहाँ पर है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वो भी वन शॉप सॉल्यूशन है आपका। ठीक है। अगर वो वीडियो आपने देख ली, ये वाली वीडियो देखी हुई है आपने, तो एक मार्क्स भी नहीं कटेगा आपका एग्जाम में। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ क्वेश्चन नहीं, मैंने आंसर भी लिखे हुए हैं। ठीक है। पिछली बार मैंने क्वेश्चन दिए थे, बच्चों ने बोला था कि सर हम क्वेश्चन तो आपके सेम आए बट हमें 5 में से 3 नंबर मिल रहे हैं, हमने खुद बना के लिखा। डोंट वरी। तो इस टाइम मैंने ये वाली प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व कर दी, साथ साथ क्वेश्चन के साथ आंसर भी दे दिया, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए। ओके। जैसे मैंने बोला, आपकी हिस्ट्री वगैरह की और सिविक्स वगैरह जियो वगैरह की वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और ये पीडीएफ है ना, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक दे रखा होगा उसका। नहीं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी मैं जो आपकी ये पीडीएफ है वो सेंड कर दूंगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी अपलोड होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो लेट जस्ट स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय पीपल एज रिसोर्स। तो पीपल एज रिसोर्स का मतलब क्या होता है? एक कंट्री में जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, वर्किंग पॉपुलेशन एज फ्रॉम 15 to 59। ठीक है। जो अपनी स्किल और एबिलिटी और नॉलेज का यूज करके पैसे वगैरह कमाते हैं, और साथ में कंट्री की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी नेशनल इनकम जिसे आप कह सकते हो, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम पीपल एज रिसोर्स कहते हैं। क्या मैं अभी अपनी स्किल नॉलेज का यूज करके, एबिलिटी का यूज करके क्या अर्न कर रहा हूँ? द आंसर इज यस। क्या मैं जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ? द आंसर इज यस। तो मैं ह्यूमन कैपिटल कहला रहा हूँ इस टाइम। ठीक है। या रिसोर्स, पीपल रिसोर्स कहला रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ये पहले तो व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? पहले मैं बता दूं कि ह्यूमन जो होता है ना, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, याद रखना। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। और इन चारों में से ह्यूमन कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ह्यूमन कैपिटल होता क्या है? वो बंदा जो किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है अपनी नॉलेज के बेस पे, अपनी स्किल के बेस पे, अपनी एडुकेशन के बेस पर, उसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? जैसे कि मान लो एक इंजीनियर है। ठीक है। जो इंजीनियर है वो क्या करता है? वो अपनी स्किल और नॉलेज का यूज करके पुल वगैरह बनवाता है। बनाता नहीं है, बनवाता है। बनाते तो हमारे जो लेबर भाई है वो बनाते हैं। बट जो हमारा ये आर्किटेक्ट होता है या इंजीनियर होता है, वो क्या करता है? अपनी स्किल नॉलेज का यूज करके बनवाता है, तो उसी को हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। जो मेंटल वर्क करता है ना, बेसिकली उसको ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। यस और नो? अब ह्यूमन को, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, मान लो अभी कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो उसको आपको अगर ह्यूमन कैपिटल बनाना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? तो आपको उसकी दो चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। कौन सी? एक तो हो गई उसकी एडुकेशन का। ठीक है। और एक हो गया उसकी हेल्थ पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हेल्थ और एडुकेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। अब वही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी आ जाता है कि वाई वाई डू एडुकेटेड पेरेंट इन्वेस्ट इन द एजुकेशन। यानी जो पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को भी बहुत पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? जो एडुकेशन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? और ये वाला क्वेश्चन ऊपर भी है, व्हाट इज द रोल ऑफ एडुकेशन। अब आ जाते हैं नीचे। तो एडुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले तो एडुकेशन का मतलब क्या होता है? एडुकेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं, यानी लेते हैं नॉलेज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पर्सन की ग्रोथ में। ओके। और जो एडुकेटेड सोसाइटी होती है ना, वो बेटर डिसीजन ले पाती है देन लिटरेट वन। और साथ ही में ये, जो अगर कोई बंदा पढ़ लिख लेता है, कोई इंडिविजुअल पढ़ लिख लेता है, तो वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का ज़्यादा फायदा उठा पाता है और उसको ज़्यादा वैरायटी ऑफ जॉब्स मिल पाती है ना? ऑब्वियस सी बात है, जो पढ़ लिख लेगा, है ना, उसको ज़्यादा टाइप की जॉब मिल सकती है। अगर कोई बंदा कम पढ़ेगा तो उसको कम, उसके पास ज़्यादा चॉइस नहीं होगी। ओके। और साथ में जो बंदा, अगर कोई पढ़ लिख लेता है, जो एडुकेशन मिल जाती है उसको, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कंट्री के नेशनल इनकम में भी कंट्रीब्यूट करेगा, ज़्यादा पैसे कमाएगा, ज़्यादा टैक्स देगा, है ना? और ज़्यादा टैक्स देगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। ओके। और साथ ही में वो क्या करता है? कल्चरल रिचनेस और एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, पढ़े लिखे लोग हमारी गवर्नमेंट को सुधार सकते हैं, है ना? इंडिया के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। तो इसलिए तो जो एडुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात है ना, हमारी गवर्नमेंट ने भी ध्यान रखी, और इसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? एक सर्व शिक्षा अभियान चलाया था। ठीक है। याद रखना, है नीचे भी आएगा, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में क्वेश्चन नीचे दे रखा है, और ये एग्जाम में पक्का आता है। ठीक है। खासकर जो बच्चे, जिन बच्चों का प्राइवेट स्कूल है, तो मैं बता दूं, सर्व शिक्षा अभियान गवर्नमेंट 2001 में लाई थी। ठीक है। इसके बारे में बता दूं, ये 86th अमेंडमेंट, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 86 नंबर पे है, ये समझ लो आप अभी। और 2001 में आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ये लेकर आई थी, और इसमें बोला गया था 6 साल से 14 साल के बच्चों को ना फ्री एडुकेशन दी जाएगी। ओके। प्राइमरी एडुकेशन दी जाएगी। एक मार्क्स में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, प्राइमरी एडुकेशन की बात करी गई है। और साथ ही में इसके अंदर क्या बोला गया है, और ये है ना, राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? चलो, फंडामेंटल राइट हो गया ये हमारा।
ओके, और भी बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई है, जैसे मिड डे मील भी चलाया है ना? बहुत सारे बच्चे गाँव में क्या है वो पैसे कमाने में लगे रहते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि पैसे कमा के लाओ, तो उनको लालच देने के लिए कि आपको फूड मिलेगा, आप हमारे आओ यहाँ पर। कहाँ पर? अपने स्कूल में आओ, पढ़ो, पढ़ोगे तो खाना मिलेगा, है ना? ऐसा। बढ़िया है ये तो स्कीम। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है? तो अब देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई बंदा कितना भी पढ़ा लिखा है, तो अगर वो सिर्फ 2 साल जीता है, तो क्या वो ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा पाएगा सोसाइटी को? द आंसर इज़ नो। अगर कोई बंदा उससे इस बंदे से थोड़ा-सा बिल्कुल हल्का-सा 1 क्लास कम पढ़ा हुआ है, लेट्स अज़्यूम, है ना? या 1 साल कम पढ़ा हुआ है, तो और बट वो 40 साल जीता है, क्या वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा सोसाइटी को? तो आंसर इज़ येस। तो एक हेल्दी पर्सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप भी देखो, आप भी को भी अगर किसी बंदे को अपनी जॉब पे रखना हो, तो आप ये देखोगे ना कि वो बंदा हेल्दी हो, नहीं तो बार-बार छुट्टी करता रहेगा, बोझ बन जाएगा आपके लिए, लायबिलिटी बन जाएगा। तो यही बात है, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एफिशिएंसी ऑफ वर्क लार्जली डिपेंड ऑन देयर हेल्थ। कितनी बढ़िया तरीके से काम करेगा, वो उसकी हेल्थ पे डिपेंड करता है। हेल्दी पर्सन जो होता है, वो बढ़िया इफेक्टिव तरीके से काम करता है। हेल्दी पर्सन जो होता है, वो प्रोडक्टिव वे से काम करता है और कंट्रीब्यूट कर सकता है कंट्री के डेवलपमेंट में, कंट्री की इकोनॉमी में। एक हेल्दी पर्सन ऑब्वियस सी बात है अच्छा काम करेगा, अच्छी तरीके से काम करेगा और कंट्री के डेवलपमेंट में से ज़्यादा रोल निभा पाएगा। जबकि एक अनहेल्दी पर्सन जो होता है वो लायबिलिटी बन जाता है, बोझ बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और लास्ट पॉइंट है, दस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हेल्थ जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अब मैं एक बात और बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जो आपने ये पीडीएफ के अंदर आंसर लिखा हुआ है वही लिखना है। द आंसर इज यस बच्चे। ठीक है, मैंने जैसे बताया पिछली बार भी बच्चों के 3.5 मार्क्स आए थे, खुद बना के लिख रहे थे 5 मार्क्स का। तो इसलिए इस बार मैंने आंसर भी दिया है ताकि आपको आधे नंबर की भी कोई दिक्कत ना आए। तो जो दे रखा है ना इस पीडीएफ के अंदर, इस पीडीएफ का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो पीडीएफ के अंदर दे रखा है वही एग्ज़ाम में लिख कर आना है, ठीक है? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट एक फिनोमिनन है जिसमें क्या होता है कि एक पर्सन काम तो करना चाहता है बट उसको कोई काम नहीं मिलता। ठीक है? तो मान लो अगर मैं कोई काम करना चाहता हूँ, मेरे को काम नहीं मिल रहा है तो मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, ठीक है? 2 टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एक तो डिसगाइज़ अनएम्प्लॉयमेंट, एक सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट। इसे ना अनएम्प्लॉयमेंट कर लेना, मैंने गलती से एम्प्लॉयमेंट लिख दिया। सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा सिंपल है देखो, वो काम जिसमें ना साल के कुछ महीने आपको काम मिलता है और कुछ महीने काम नहीं मिलता, उसको कहते हैं सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका एग्ज़ाम्पल दूँ, हमारे आइसक्रीम वाले भैया। आइसक्रीम वाले भैया को क्या करते हैं, गर्मी में तो अंधा भैंसा छापते हैं भैया, क्योंकि उनकी आइसक्रीम बहुत बिकती है। सर्दियों में क्या उनका काम थोड़ा-सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनको काम नहीं मिलता और कभी-कभार तो शिफ्ट भी करना पड़ता है उनको काम से, दूसरा काम करना पड़ता है। तो वो है सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें कुछ महीने उनको काम मिला, गर्मियों में बहुत तगड़ा, है ना? और सर्दियों में नहीं मिल रहा, तो ये होता है सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज़ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। डिसगाइज़ अनएम्प्लॉयमेंट इसको कहते हैं कि जब आपके काम करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उसको कहते हैं डिसगाइज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अब सर इसका क्या मतलब है काम करने का फ़ायदा नहीं हो रहा? मान लो खेत है, खेत पे 4 बंदे काम कर रहे हैं, है ना? और वो 100 केजी अनाज उगा रहे हैं, है ना? और अब क्या हो गया, आपने 4 बंदे और बढ़ा दिए, आपने 8 बंदे कर दिए, फिर भी 100 केजी उगा रहे हैं। अब अब आप बोलोगे सर 100 फिर 8 हो गए तो 100 का 200 नहीं होना चाहिए? अरे बच्चे मैथ्स में मत जाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। खेत तो उतना ही बड़ा है ना, आप ऐसे थोड़ी ना कि 4-8 बंदे आ रहे हैं तो खेत में ज़्यादा कर देंगे, ऐसा नहीं होता, समझ रहे हो? तो 8 बंदे आ रहे हैं तब भी 100 केजी उग रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो 4 बंदे हैं ना जो एक्स्ट्रा बाद में आए हैं, वो एक्स्ट्रा हैं, उनके काम करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, यानी वो डिसगाइज़ अनएम्प्लॉयमेंट से पीड़ित है, ठीक है? उनको उनके काम मतलब वो अगर काम भी कर रहे हो, तो भी उनके काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ, अब सर ये होता क्या है? डिसगाइज़ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? यहाँ पर तो आपने आइसक्रीम वाले भैया का एग्ज़ाम्पल दे दिया, डिसगाइज़ अनएम्प्लॉयमेंट का एग्ज़ाम्पल क्या है? तो इसको है ना एक फैमिली के खेत की तरह समझो। गाँव में क्या होता है, गाँव में है ना एक खेत के अंदर पूरी फैमिली 10-10, 20-20 मेंबर की फैमिली काम करती है खेतों पे। जबकि उन्हें पता है कि अगर 2 मेंबर भी काम करें तब भी उतना ही प्रोडक्शन होगा। तो ये गाँव में ज़्यादातर डिसगाइज़ अनएम्प्लॉयमेंट हमको देखने के लिए मिलता है। बाकी डिफरेंस देख लेते हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होती है इसमें ज़ीरो नहीं होती, इसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती है। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हो, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा काम करने का वो खेतों वाला एग्ज़ाम्पल जो दिया, क्या उसमें एक्स्ट्रा काम करने का कोई फ़ायदा है? नहीं। कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा, बट इसमें थोड़ा फ़ायदा है। अगर आइसक्रीम वाले भैया आइसक्रीम ठंड में भी बेचेंगे तो क्या पता थोड़ा बहुत फ़ायदा हो, ठीक है? चाहे वो 2 पैसे कमाएँ, बट कमाएँगे। चाहे एक अगर 1 आइसक्रीम भी बिकती है तो, है ना? तो उनके एक्स्ट्रा काम करने का, एक्स्ट्रा अगर रेडी लगाएँगे, एक्स्ट्रा अगर अपनी शॉप पे बैठेंगे तो थोड़ा फ़ायदा होगा, बट यहाँ पर कुछ फ़ायदा नहीं होता। इतना ही प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है कि मोस्टली फाउंड इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ये ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में और एग्रो अर्बन भी लिख लेना, ठीक है? वहाँ पाई जाती है। ये तो एग्रीकल्चर में पाई जाती है, हमने देख लिया। और यहाँ पर आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। मतलब जो सीज़नल एम्प्लॉयमेंट है उसमें आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं होती।
जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपकी जॉब छूट सकती है। जो हमारे आइसक्रीम वाले भैया हैं, उनकी जॉब जो है वो सर्दियों में छूट सकती है, तो इसलिए यहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी सब जॉब सिक्योरिटी है। आपको आप काम करते रहो, आपको कोई नहीं उठाएगा। आपकी फैमिली का खेत है, आपको क्यों हटा देगा? समझ रहे हो? एग्जाम्पल लिखा है, वही जो खेत वाला एग्जाम्पल समझा है वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आता है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है? बड़ा सिंपल है, पता ही है आपको। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी जो पैसे कमाने के लिए, मॉनेटरी गेन्स कमाने के लिए करी जाती है, प्रॉफिट कमाने के लिए करी जाती है, उसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करी जाती है, शांति के लिए करी जाती है। एग्जाम्पल दूं, एक भैया आए, एक छोटा बच्चा आता है, मान लो आप वो अभी नाइन्थ में हो ना, अभी एट्थ का कोई बच्चा आता है, बोलता है कि भैया दीदी ये वाला क्वेश्चन कर दो। आप कह रहे दिखा कॉपी, आपने ले दे मारा, ये हो गया। कह रहा है ले खुश रह तू। तो ये क्या है? आपको पैसे मिले उसके? द आंसर इज नहीं। तो ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिला। कह रहा है जी बातचीत भी अच्छी हो गई मेरी, क्योंकि इज्जत बच गई मेरी समझ रहे हो? शांति मिली, आपको सेटिस्फेक्शन मिला। तो इसको कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, चलो। अब एक और एक्टिविटी होती है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी दो पार्ट में बांटा जाता है। एक तो होती है मार्केट एक्टिविटी, और एक होती है नॉन मार्केट एक्टिविटी। बड़ा सिंपल है। जो एक्टिविटी पैसे कमाने के लिए करी जाती है उसको कहते हैं मार्केट एक्टिविटी। अब आप बोलोगे सर ऊपर भी तो यही बताया इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अरे सुनो, पूरा सुनो। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो कि फायदे के लिए तो होती है बट सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती है। इसको ओके, वो एक्टिविटी जिसमें आप चीज़ों को मार्केट में बेच के पैसे कमाते हो उसको कहते हैं मार्केट एक्टिविटी। और नॉन मार्केट एक्टिविटी होती है जिसमें आप मार्केट में नहीं बेचते, खुद यूज़ करते हो, उसको कहते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटी। है ना? मान लो मेरा खेत है, मैंने 100 किलो अनाज उगाया, 50 किलो जो है वो मैंने मार्केट में बेच दिया, तो ये क्या किया मैंने? मार्केट एक्टिविटी। है ना? बेच दिया उसको प्रॉफिट के लिए। है ना? अब जो नॉन मार्केट एक्टिविटी होती है, इसमें क्या होता है कि वो कंजम्पशन के लिए। मान लो मैंने 100 किलो अनाज उगाया, अब मैं 100 किलो का 100 किलो अपने घर में रख रहा हूँ, बेच नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मैं अपने खाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ये क्या है? नॉन मार्केट एक्टिविटी। सिंपल है ना? क्लियर हो गया ना? चलो जी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि जब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लिख लो। वैसे तो इस पीडीएफ में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले बता दूं मैं आपको। ठीक है, इसमें भी वो मत करना, क्या किलोल मत करना, है ना? हिंदी में महंगा वर्ड होता है किलोल। तो करने सारे ही हैं क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जापान जो है वहाँ पर स्कार्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स है, वहाँ पर नेचुरल रिसोर्स नहीं है, कोल नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, फिर भी वो एक डेवलप कंट्री है, रिच कंट्री है। क्यों? क्योंकि जापान एक ऐसी कंट्री है जो अपने लोगों के एडुकेशन में और हेल्थ में, यानी मेडिकल वगैरह में बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहा है। और इसी की वजह से वहाँ पर हर बंदा ह्यूमन रिसोर्स है। और इसी की वजह से वो कंट्री एक डेवलप कंट्री है। पढ़े लिखे लोग हैं, दूसरी कंट्री में जाते हैं, काम करते हैं, या जापान में रहकर भी काम करते हैं, पैसे कमाते हैं। जापान में बहुत प्रॉब्लम है वैसे, मैं बता दूं। जैसे कि वहाँ पर अर्थक्वेक आते रहते हैं, बट फिर भी वो सस्टेन कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो समझ आ गया ना जापान का? जापान एक बेसिकली एक डेवलप कंट्री इसलिए है, स्कार्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद भी, क्योंकि वहाँ पर जो गवर्नमेंट है ना, वो लोगों की हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत पैसा लगाती है और उनको ह्यूमन कैपिटल बनाती है, और ह्यूमन कैपिटल बनाती है तो पैसे कमाते हैं वो, इसी की वजह से वो रिच कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने टाइप की होती है, कितने सेक्टर में बटी हुई है। तो मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 सेक्टर में बटी हुई है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्जरी सेक्टर। बड़ा सिंपल है। वो सेक्टर या वो काम जिसमें हम डायरेक्टली एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं उसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। जैसे खेती, खेती में आप ज़मीन का यूज़ कर रहे हो, भगवान की देन है। डेयरी, डेयरी फार्मिंग, आप दूध निकाल रहे हो, गाय, भगवान की देन है। आप मछली फिशिंग कर रहे हो, फिशिंग जो है या मछली बेचते हो आप, तो फिशिंग जो है, फिश जो है वो भगवान की देन है। कैसे नो? आप ज़मीन के अंदर से कोयला निकाल रहे हो, कोयला आपने खुद नहीं बनाया, है ना? वो आप ज़मीन के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, भगवान की देन है ज़मीन। तो वो जहाँ पर आप डायरेक्टली नेचर का यूज़ करते हो उसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, उसमें काम करना। जैसे कि मान लो मैं शहद निकालता हूँ, तो शहद मधुमक्खी मैंने तो नहीं बताया ना, बनाया ना, भगवान ने बनाई है। तो ये क्या है? प्राइमरी सेक्टर। समझ आ गया? इसमें आप नेचर के रिसोर्सेज का यूज़ करते हो। सेकेंडरी, अब भगवान मत लिखना, नेचुरल रिसोर्स लिखना ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, जिस सेक्टर में, जिस काम में आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, मॉडिफाई करते हो, उसको कहते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर। जैसे गन्ना उगाना किस में आता है? प्राइमरी में। है ना? गन्ना उगा रहे हो आप, खेतों में उगा रहे हो, प्राइमरी में आएगा ना, जमीन का यूज कर रहे हो। अब उस गन्ने से चीनी बना रहे हो आप, रॉ मटेरियल को, गन्ने को चीनी में कन्वर्ट कर रहे हो, उसको कहते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर। तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है, और इसको कभी कभार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी कह दिया जाता है। तीसरा होता है टर्जरी सेक्टर, जो मैं अभी कर रहा हूँ। टर्जरी सेक्टर में क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, आप मेरे को जानते भी नहीं हो पर्सनली, नाम वैसे मेरा भरत है, चलो अब जान गए, आप जान पहचान हो गई हमारी। बट आप मेरे बारे में ऐसा कुछ जानते नहीं हो, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि जिसमें ना चीज़ें ले ही दी नहीं जाती, इसमें सर्विस प्रोवाइड करी। जैसे एक डॉक्टर हो गया, जैसे इंजीनियर हो गया,
है ना? डॉक्टर कुछ बनाता नहीं है, इंजीनियर कुछ बनाता नहीं है, मैं कुछ बना नहीं रहा, ठीक है? कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बहुत आपको पढ़ा सकूँ, ठीक है? बाकी मेरा रोल बहुत कम होगा शायद आपकी लाइफ़ के अंदर, बट कोशिश पे है ना? तो ये होता है टर्शियरी सेक्टर, जहाँ पर सर्विस वगैरह प्रोवाइड करी जाती है। बाकी एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है बैंकिंग, बैंक वाले भी क्या करते हैं, आपके पैसे बनाते थोड़ी ना है वो तो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बैंकिंग फैसिलिटी वगैरह दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, अब गाड़ी वाले भैया एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं आपको, कुछ दे थोड़ी ना रहे हैं, वो तो आपको ले जा रहे हैं, तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन सर्व शिक्षा अभियान का पहले मैंने आपको बता दिया था, दोबारा पढ़ाना यानी टाइम वेस्ट होगा, तो इसको रीड कर लेना, प्राइमरी एजुकेशन याद रखना, ठीक है? चलो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? सबसे पहले तो सुन लो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। जब कोई बंदा, जब कोई एडुकेटेड पर्सन को कोई जॉब मिलती है, उस लेवल की, जिस लेवल की उसने, मतलब अगर किसी बंदे को जॉब मिलती है मतलब उससे कम लेवल की जितनी उसने पढ़ा, लेट्स अज्यूम कि मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, मेरे को जॉब मिल रही है 10th पास, कोई काम छोटा-बड़ा नहीं होता, याद रखना। बट क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी, ग्रेजुएशन करी, फिर भी मेरे को 10th पास की जॉब मिल रही है, जो कि एक 10th वाला बंदा भी कर सकता है। मेरे काम करने का सच कोई फ़ायदा हुआ नहीं ना। तो इसे ही कहते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ज़्यादातर हमारे अर्बन एरियाज़ में हमको देखने के लिए मिलती है। यानी जितना बंदा क्वालिफाइड है, उसको उस टाइप की जॉब नहीं मिलती। येस और नो? और ये इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? या अनएम्प्लॉयमेंट जनरली इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? अगर यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी ना लिखा हो, तब भी समझ जाना, यार ये बार-बार है ना, मैं एम्प्लॉयमेंट लिख रहा हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट कर लेना इसे, ठीक है जी? तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? इससे वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स हो रहा है। जो बंदा आपकी कंट्री के लिए एसेट बन सकता था ना, वो अब बोझ बन गया। यानी जो अच्छा कर सकता था आपकी कंट्री के लिए, वो बोझ बन गया आपकी कंट्री के लिए। इससे क्या होता है कि जो यूथ होते हैं, जो पढ़ लिख लेते हैं, उनके में ना हेल्पलेसनेस आती है, उनको होपलेसनेस आता है और डिस्पेयर आता है। उनको लगता है यार हम तो किसी काम की नहीं है। ठीक है? और नेक्स्ट है कि अनएम्प्लॉयमेंट किसी कंट्री में बढ़ती है ना, तो वो एक डिप्रेस इकोनॉमी की पहचान है या ओवरलोड इकोनॉमी की पहचान है। इससे पता चलता है कि कंट्री की हालत सही नहीं है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि विमेन जो होती है ना, उनको ना कम वेजेस से में काम करवाया जाता है, उनको कम पैसे दिए जाते हैं। इसका रीज़न क्यों है? क्या है? तो मैं आपको बता दूँ, पहली बात तो जो विमेन्स है ना, उनकी जो एजुकेशन है, लिटरेसी है, वो कम है। हमारे इंडिया के अंदर 82% मेन जो है वो लिटरेट है, बट वुमेन जो है सिर्फ 65 है, तो बहुत कम है, ये दिक्कत है। दूसरी बात है, ये भी माना जाता है कि वुमेन्स के पास टेक्निकल स्किल जो है वो थोड़ी कम होती है, ठीक है? अगर वुमेन भी सेम काम करती है मेन के मुकाबले, तब भी उनको सैलरी कम दी जाती है, जो कि गलत है। तो ये भी इस वजह से भी वुमेन को कम सैलरी दी जाती है। और लास्ट है, ये थोड़ा जेन्युइन पॉइंट है, क्योंकि है ना वुमेन को रिलोकेट करने में थोड़ी दिक्कत होती है ना? जैसे कि मान लो अ, आप नोटिस करना, आपके जो बहुत सारे बच्चों के हो सकता है, ये जो वीडियो देख रहे हो, उनके फादर जो हो, वो बहुत दूर-दूर जॉब करते हो, और अगर उनकी मदर भी वर्किंग है, तो आस-पास ही जॉब करती होंगी। तो वुमेन्स को रिलोकेट करने में थोड़ी-सी दिक्कत आती है ना? फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी उनके पास, है ना? तो इस वजह से भी जो जॉब देने वाले होते हैं, वो मेन को ही प्रेफ़र करते हैं, और वुमेन को लेते भी हैं, तो उनको कम सैलरी देते हैं। तो ये 3 रीज़न है। नेक्स्ट है, बट वुमेन जो घर पे काम करती है, उनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड क्यों नहीं करते? तो बात यह है, वुमेन जो घर पे काम करती है, वो बहुत इक्वली काम करती है, बहुत मेहनत करती है वुमेन्स भी। बट आप है ना उसको पैसे के टर्म्स में नहीं तोल सकते। आपकी मम्मी ने अच्छा खाना बनाया, कितने का खाना बनाया? ये तो नहीं बता सकते ना। मतलब कितने लोगों का नहीं पूछ रहा मैं, कितने पैसों का बनाया? पैसे में थोड़ी ना देते हो, तो माँ का प्यार है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो यही बात बोली गई है, वुमेन जो काम करती है ना, जो घर में काम करती है, उसको आप मॉनेटरी गेन में नहीं तोल सकते। वो एक एक तरह से एक इम्पोर्टेंट काम है, बट पैसे का वो नहीं है, इस वजह से उसको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता। बट वो इक्वली मैन के जितना इक्वल, जो मैन बाहर जाके करता है, उतना ही टफ है, जो घर में काम होता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, व्हाट इज पॉवर्टी एंड द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, लिख लो भाई। 5 नंबर में आएगा, 3 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन ही नहीं है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है सीधा, और आएगा कंफर्म, ठीक है? फिर मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं, है ना? तो चलो सबसे पहले पॉवर्टी देख लेते हैं, स्कार्सिटी ऑफ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। जब लोगों की बेसिक नेसेसिटी पूरी ना हो पाए ना, रोटी कपड़ा मकान ना मिल पाए, उसको पॉवर्टी कहते हैं, ठीक है? चलो, अगर कोई बंदा, जैसे फुटपाथ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फुटपाथ पे सोना पड़ता है, घर नहीं है उनके पास, क्या हम उनको पुअर कहेंगे, पॉवर्टी कहेंगे? द आंसर इज यस, वो पॉवर्टी के अंदर ही आते हैं, क्योंकि उनके पास बेसिक नेसेसिटी नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान। मकान नहीं है उनके पास, रोटी अगर मिल भी जाए, कपड़े पहने भी हो, तब भी मकान नहीं है। समझ रहे हो? नेक्स्ट है कि हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हाई ग्रोथ, अब इंडिया के अंदर पॉवर्टी क्यों है? इसका रीज़न क्या है? पहली बात तो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसकी वजह से जॉब जो है वो कम है, लोग जो है ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोग बेरोज़गार रह जाएँगे, अनएम्प्लॉयड रह जाएँगे। इसकी वजह से उनको काम नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, पैसे नहीं आते तो खाना नहीं आता, खाना नहीं आता, वो रह जाते हैं।
नेक्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी इंडिया के अंदर कुछ लोग पुअर हैं, कुछ लोग रिच है ना? तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इंडिया के अंदर ऑल तो पॉवर्टी गिरी है, बट मैं आपको एक बात बता दूँ, इंडिया के अंदर है ना बहुत ही ज़्यादा लोग अमीर हैं। अभी तो आपको पता है कुछ टाइम पहले वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन गए थे अडानी जी, और पुअर जाए तो बहुत पुअर है इंडिया के अंदर। तो ये है ना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसकी वजह से भी क्या है, पॉवर्टी फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर या शादी ब्याह में इतने पैसे लगा देते हैं हम, पता ही है आपको। तो इसकी वजह पता है क्या होता है क्या है, और कभी कभी कास्ट सिस्टम भी इसके अंदर आ जाता है ना, डिस्क्रिमिनेशन होता है जिसकी वजह से अब बोला जाता है कि नहीं हम आपको काम नहीं देंगे क्योंकि आप इस कास्ट के हो, ऐसा वाला। और एक मैं शादी का एग्जांपल दे रहा था। तो क्या होता है कि एक पेरेंट जो है वो अपनी डॉटर की शादी करवाने में क्या करते हैं, वो बैंक से लोन लेंगे कि जी दहेज देंगे बहुत सारा, ठीक है। और फिर वो समझ नहीं आता भाई क्यों, मतलब क्यों। पहली बात तो एक अच्छे लड़के से शादी करो। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई लड़की है, उसने 12th कर रखी है, बट उसके पेरेंट्स को चाहिए लड़का कि जी आईपीएस होना चाहिए। अब आईपीएस, अगर आप चाहते हो कि आईपीएस अगर लड़का है, तो यार वो बहुत सारे लोग ऐसे गलत चीज़ें करते हैं, वो तो बोलेंगे कि भाई हमको दहेज चाहिए। आप एक नॉर्मल लड़के से शादी करो, ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार जो दहेज मांग रहा है ना, एक बार जो पैसे मांग रहा है, वो भाई रुकेगा नहीं, वो आगे भी मांगेगा। ये बात लोगों को समझ नहीं आती यार इतनी सी। उनको लगता है यार महंगे घर में शादी करेंगे, एक बार का ही तो खर्चा है। एक बार मेरे को किसी ने बोला भी था, यार एक बार का ही तो खर्चा है। मैंने मतलब हो रहा था शादी वगैरह में था, तो इतने सारे वो बेड वेड लगे हुए सारे, एसी वगैरह। मैंने कहा ये क्या है, कह रहा है एक ही बार का खर्चा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा रुक जाओ अभी 1-2 साल, अभी खर्चा पता चलेगा। क्योंकि इंसान की नीयत खराब होना तो कुछ नहीं हो सकता, और नीयत पहले दिखा दी उसने कि भाई देखो ऐसे ही है, हम तो मांगेंगे दहेज। तो फिर ये ऐसे लोग रुकते नहीं है ना, तो इसलिए अच्छा बंदा देखना चाहिए, ठीक है, जो आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करे आपको, जितने पैसे आपके पास उतने से एक्सेप्ट करें, और पैसा तो देखना ही नहीं चाहिए, सिंपल सी बात, ठीक है। और अगर आप देखोगे कि जी आपका जो दामाद है वो अगर करोड़ों में कमाता हो, तो फिर भाई वो करोड़ों में मांगेगा भी दहेज। फिर तो भाई फिर तो हम भी, मैं क्या ही बोल सकता हूँ इस पे, है ना। चलो, तो समझ आ गया। तो दहेज लेते हैं, इसकी वजह से वो लोन लेते हैं, जी लोन लेके लेंगे, एक बार का ही खर्चा है, और इसकी वजह से वो क्या करता है, लोन फिर पे करने में लग जाते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है लोन पे नहीं करता है, और वो गरीबी में अ, हो जाते हैं। बेशक उनकी डॉटर बेशक खुश रहे, बट वो तो गरीबी में चले गए ना। चलो नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आते हैं, लो ग्रोथ रेट। तो ब्रिटिश टाइम में भी आपको पता है ब्रिटिश ने हमें को बहुत लूटा, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज आज भी हमें फेस करना पड़ रहा है। आज भी कुछ प्रॉब्लम इंडिया के अंदर ऐसी है जिसको हम सॉल्व कर सकते थे अगर ब्रिटिशर ना आते तो, पैसों के मामले में। नेक्स्ट है कि जी पॉवर्टी है क्या, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए हम कुछ कर रहे हैं? द आंसर इज यस। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम चलाई है। और एक और तरीका है पॉवर्टी को खत्म करने का। पॉवर्टी को खत्म करने का एक तरीका है इकोनॉमिक ग्रोथ। बड़ा सिंपल है, देखो, अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ करोगे, आपकी इकोनॉमी ऊपर जाएगी, तो ज़्यादा जॉब क्रिएट होगी। ज़्यादा जॉब क्रिएट होगी तो लोगों को ज़्यादा जॉब मिलेगी, ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी तो ज़्यादा पैसे आएंगे, और ज़्यादा पैसे आएंगे तो वो गरीबी से निकल पाएंगे, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि ये देखो ये लिखा, हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्ट्रांगली लिंक्ड विथ पॉवर्टी रिडक्शन, या हाउ या वाई, मैंने गलती से वाई लिख दिया, हाउ, हाउ आएगा। और इसका आंसर है ये वाला बॉक्स। वही मैंने बात की, और एम्प्लॉयमेंट वगैरह ग्रोथ होती है, पॉवर्टी रिडक्शन होता है, जॉब मिलती है, पैसे आते हैं, यही वाला। अब आते हैं गवर्नमेंट की स्कीम पे। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम निकाली है गरीबी को खत्म करने के लिए। तो कौन कौन सी स्कीम है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कौन से साल में है, लिख लो ये। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1995, प्रधानमंत्री मंत्री ग्रामोदय योजना 2000, अंत्योदय अन्न योजना 2000। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको पता चली गई। और एक बहुत बड़ी स्कीम है जो गवर्नमेंट ने खोली थी, जिसको कहते हैं नेशनल मनरेगा, कहते हैं इसको, याद लिख लो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं मनरेगा, MGNREGA। अब आप बोलोगे सर यहाँ नरेगा लिखा है, आप मनरेगा बता रहे हो। अरे MG का मतलब महात्मा गांधी है, तो नरेगा है मनरेगा है तो एक ही बात है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया था ये। इसमें बोला गया था कि 365 दिन होते हैं ना, जो लोग इस मनरेगा के अंदर अप्लाई करेंगे ना, उनको 100 दिन तक तो जॉब दी जाएगी। और इसमें मैनुअल वर्क होता था, पत्थर उठाना, है ना, गड्ढे भरना रोडों के, ये काम होते थे, पुल बनाना, ऐसे काम होते थे। मैनुअल वर्क होता था जिसमें फिजिकल वर्क ज़्यादा लगता है। और अगर 100 दिन पूरे ना हो, मतलब 100 दिन से कम दिनों तक अगर जॉब दे, मान लो 90 दिन तक अगर ये जॉब देते हैं, तो वो जो 10 दिन है ना उसके भी पैसे देगी सरकार। वो ये कहती है यार 100 दिन तक तो जॉब देंगे देंगे, और नहीं दे पाए तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट अलग फंड बनाती है ना, ताकि इनको पैसे दे सके। और
जो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग फंड बनाती है, और इसमें ना अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, तो 1/3 वुमेन्स होगी, यानी 33 तो वुमेन्स होगी होंगी, 1/3 सीटें रिजर्व है वुमेन के लिए, ये लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं एक और स्कीम के बारे में, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये भी क्वेश्चन आ रहा है, तो इसकी वजह से मैंने अलग से लिखा है, 1993 में आया था। इसमें क्या किया गया था, लोगों को अपॉर्चुनिटी यानी छोटा मोटा काम खुलवाने के लिए गवर्नमेंट ने हेल्प करी थी, ताकि वो छोटा मोटा अपना बिजनेस या इंडस्ट्री खोल पाए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि पोवर्टी लाइन क्या होता है और इंडिया में पोवर्टी लाइन कैसे निकाली जाती है। पोवर्टी लाइन क्या होती है, कि इमेजिनरी लाइन होती है। देखो, अब जैसे मैं बोलता हूँ कि इंडिया में 25 करोड़ लोग पुअर है, कैसे पता चला? 25 करोड़, यही कैसे पता चला? गवर्नमेंट एकदम से बताती है 295 मिलियन जो है लोग पुअर है, तो गवर्नमेंट को कैसे पता 295 मिलियन है? बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा दे रही है गवर्नमेंट। तो ना गवर्नमेंट ने एक लाइन बना रखी है, ठीक है, मैं बताऊंगा। अगर कोई बंदा, जैसे लाइन है गाँव के अंदर 816 रुपये, अगर कोई बंदा गाँव के अंदर महीने में 816 रुपये से ज़्यादा कमा रहा है, तो पोवर्टी लाइन से ऊपर है, वो पुअर नहीं है, पोवर्टी के अंदर नहीं आता। और वो जो नीचे कमाता है वो पोवर्टी के अंदर आता है। तो आपने इसलिए देखा भी होगा, लोगों के राशन कार्ड बनते हैं ना, तो दो तरह के राशन कार्ड होते हैं, एपीएल और बीपीएल। अबव पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताना, एपीएल का ज़्यादा फायदा होता है या बीपीएल कार्ड का, या बीपीएल के राशन कार्ड का ज़्यादा फायदा होता है? बड़ा सिंपल है, तो बता ही दोगे आप। ठीक है, चलो। और जब मैं ना इंडियन गवर्नमेंट, मैंने अभी अभी बोला इंडियन गवर्नमेंट ही पॉवर्टी लाइन को डिस्क्राइब करती है, तो जब इंडियन गवर्नमेंट पॉवर्टी लाइन बनाती है ना कि 816 रुपये, अब आप गवर्नमेंट ने 816 ही क्यों रखा, 817 क्यों नहीं रखा, 20 क्यों नहीं रखा, 1000 क्यों नहीं रखा? तो ऐसा गवर्नमेंट क्या चीज़ देखकर तय करती है? तो गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें तय करती है बेसिकली पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट करने से पहले, जैसे कि मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग वगैरह का प्राइस देखती है, फुटवेयर का प्राइस देखती है, एडुकेशन मेडिकल रिक्वायरमेंट वगैरह देखती है, उसके बाद ही पॉवर्टी लाइन डिफाइन करती है। ठीक है, और पॉवर्टी लाइन दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं, एक तो कैलोरी के बेसिस पर और एक इनकम के बेसिस पे। इनकम का तो मैं बता चुका हूँ, जो बंदा गाँव के अंदर एक महीने में 816 रुपये कमा रहा है ना, तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ रहा है। और शहरों के अंदर ये 1000 रुपये है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर 1000 रुपये है, 1000 रुपये से अगर कोई ऊपर कमा रहा है वो पॉवर्टी से ऊपर है। सेम इसके अंदर बात करते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ, ऐसे मेरे को समझ नहीं आता 1000 रुपये से क्या ही होता है महीने में, पर ठीक है लिखा हुआ है तो कोई नहीं। नेक्स्ट है कि ऑन दी बेसिस ऑफ कैलोरीज, कैलोरीज के मामले में, तो मैं आपको बता दूं कैलोरीज के मामले में माना जाता है जो बंदा पर डे 24, आपको पता है ना जो भी चीज़ आप खाते हो उसको कैलोरीज कहते हैं, उससे कैलोरीज मिलती है। तो अगर कोई बंदा गाँव में रहता है और वो 2400 कैलोरी से ज़्यादा खा रहा है, तो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। कम खा रहा है, पॉवर्टी लाइन से नीचे है। शहर में ये 2100 है। अब बोलो, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गाँव में कैलोरीज़ 2400 है, शहरों में 2100 क्यों? शहरों में कम क्यों? क्योंकि माना जाता है कि गाँव के लोगों को ज़्यादा ज़्यादा फिज़िकल वर्क करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट वाले पुश क्वेश्चन पे आ जाता है कि ग्लोबल ट्रेंड क्या है और इंडियन ट्रेंड क्या है पॉवर्टी का, मतलब पॉवर्टी गिरी है, बढ़ी है, क्या हुआ है? तो पहले तो मैं ये बता दूं कि वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक के अंदर, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग है ना, $1.9 है। जैसे हमने पॉवर्टी लाइन 816 रुपये और 1000 रुपये लगाया ना, वर्ल्ड बैंक कहता है $1.9, मोटा मोटा एक दिन के 150 रुपये। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया में ज़्यादा पुअर होंगे, इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया में कम पुअर होंगे। तो अब ग्लोबल ट्रेंड बताना है कि पॉवर्टी डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है। तो अ, अभी 50-60 सालों में या ग्लोबल ट्रेंड हमने ये देखा कि पॉवर्टी डिक्रीज हुई है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ चाइना और साउथ एशियन कंट्री की, तो यहाँ पर पॉवर्टी डिक्रीज हुई है। इसका मेन रीज़न क्या है, वो बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में, ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स में, इसकी वजह से वहाँ पर लोगों को जॉब मिली है, पैसे मिले हैं और वो पॉवर्टी से बाहर आ पाए हैं। ठीक है, तो चाइना के अंदर जो एक टाइम पे 88.3% होती थी, वो अब सिर्फ और सिर्फ 0.6% रह गई 2019 में। और जो हमारी साउथ एशियन कंट्री है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, यहाँ पर जो है वो पॉवर्टी 15.2% है ना। 34% 2005 में थी, जो कि अब सिर्फ 15.2 रह गई है, और कम होगी आने वाले समय में। अफ्रीका के अंदर पॉवर्टी 51% से 40% हो गई है। लैटिन अमेरिका में 10% से 4% हो गई है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये डेटा लिखना इंपॉर्टेंट है, तो आंसर ही इस बच्चे, क्योंकि डेटा के नंबर है इसमें। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, वल्नरेबिलिटी और सोशल एक्सक्लूजन। वल्नरेबिलिटी और सोशल एक्सक्लूजन की वजह से भी पॉवर्टी फेस करनी पड़ती है। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, भेदभाव। जैसे मान लो आप जॉब पे, आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको बोला जाता है यार आपको इस जॉब पे नहीं रखा जाएगा। आप पूछते हो क्यों? कहते हैं आपकी जात ये है, आपकी कास्ट ये है, आपका जेंडर ये है, आपका रिलीजन ये है, आपका फेथ ये है, आप इस कास्ट इस रेस से, ऐसे बोल दिया जाता है। तो ये क्या है, सोशल एक्सक्लूजन है, भेदभाव। तो इसी की वजह से ऑफ कोर्स है, ये बिल्कुल एविडेंट है कि उसको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे, क्यों, गरीब रह जाएगा बंदा। तो इसलिए सोशल एक्सक्लूजन की वजह से भी पॉवर्टी होती है। देखो नाम से पता चल रहा है, सोशली जब बंदे को एक्सक्लूड कर दिया जाता है सोसाइटी से, उसको कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन।
एक होता है वल्नरेबिलिटी, वीकनेस। तो वीकनेस की वजह से भी बच्चे जो है लोग जो है वो पुअर रह जाते हैं। अब इसका क्या मतलब है, समझाता हूँ। लेट्स अज्यूम कि एक घर है, एक जगह 3 घर है। एक घर है बच्चों का, जहाँ पर 3-4 बच्चे रहते हैं छोटे-छोटे, गोलू-मोलू जो होता है ना, डोरेमोन, है ना? 7-8 7-8 साल के। आप भी वैसे 9th में हो, अभी तो सारे आप भी गोलू-मोलू ही हो, है ना? डोरेमोन। ओके, अब आते हैं यहाँ पर ओके, ये हो गया 7-8 साल के बच्चे। ओके, यहाँ 7th-8th में पढ़ते, चलो 9th में भी लगा लो, कोई नहीं। दूसरे यहाँ पर है ना ओल्ड एज रहते हैं, ओल्ड एज, बूढ़े, 60 पार। यहाँ पर रहता है एक बंदा 25-26 साल का। इस जगह पर आ जाती है बाढ़। अब किसकी प्रोबेबिलिटी है कि कौन अपना घर दोबारा बना लेगा, है ना? अब ये मत बोलना सर हम बना लेंगे। इसको हटा दो, अभी आप ये नहीं बना पाएंगे। सबसे ज़्यादा चांसेस है इस बंदे की, यानी जो मैन है ना वो इजली घर बना पाएगा, तो यानी बाकी जो है वो वल्नरेबल है। तो यही बात होती है, इसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलो। तो इसकी वजह से भी पुअर रह पाते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी, व्हाट डू यू मीन बाय फूड सिक्योरिटी, हाउ हाउ फूड सिक्योरिटी इज एंश्योर्ड इन इंडिया। तो फूड सिक्योरिटी के 3 डायमेंशन होते हैं। पहले तो फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, इट मीन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर ऑल, अवेलेबल फूड इज एक्सेसिबल एक्सेसिबल टू ऑल, और एक्सेसिबल फूड टू अफोर्डेबल टू ऑल। यानी फूड सबके लिए अवेलेबल हो, फूड सबकी पहुंच में हो, और फूड सब खरीद पाए, इसी को कहते हैं फूड सिक्योरिटी। ठीक है, क्या इंडिया में फूड सिक्योरिटी है? बहुत सारे, आप अपना एग्जाम्पल लेके देखो। वैसे पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फूड इनसिक्योरिटी नहीं, जो फूड इनसिक्योर है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनको फूड नहीं मिल पाता। हम मैं ना बड़ा वो सोचते हैं कि यार हम तो, हमारे पास तो कुछ नहीं है। बट देखो, आप अपने ऊपर ही क्यों देख रहे हो, कभी नीचे भी नज़र डाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भूखा सोना पड़ता है। ठीक है, तो जिस भी हालत में हो आप, जैसे भी हो, भगवान को हाथ जोड़ो कि जी धन्यवाद जो दिया है उसके लिए, और बाकी हम मेहनत करेंगे कि आगे भी कुछ अचीव करें, है ना? बीच बीच में मेरा प्रवचन आता रहेगा। समझ रहे हो? चलो, अब आ जाते हैं आगे। फूड सिक्योरिटी का मतलब समझ आ गया ना, कि फूड सबके लिए अवेलेबल हो, है ना? और सबके लिए एक्सेसिबल हो। एक्सेसिबल का मतलब होता है कि सबकी पहुंच में हो। अफोर्डेबल यानी सब उसको खरीद पाए। ओके, तो यही 3 डायमेंशन होते हैं, वो भी मैंने मतलब तो बता ही दिया आपको। कि अवेलेबिलिटी का मतलब हो प्रेजेंस हो सबके लिए फूड, है ना? एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कोई बैरियर ना हो, ऐसा ना हो कि आपको फूड खरीदने के लिए मना कर दिया जाए। अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है कि आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए उसको खरीदने की, एक्सेप्टेबल क्वांटिटी में, जितना आप खाना चाहते हैं। सीजनल और क्रॉनिक हंगर क्या होता है? हंगर तो पहले सुन लो, हंगर क्या होता है। हंगर एक ऐसी सिचुएशन होती है, डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग आती है जब, उसको हंगर कहते हैं, है ना? लैक ऑफ फूड की वजह से। तो क्रॉनिक हंगर होती है, एक सीजनल हंगर होती है। क्रॉनिक हंगर क्या होती है? ये क्रॉनिक हंगर तब होती है जब किसी बंदे को खाना नहीं मिल पाता। मतलब मान लो कोई बंदा है जो अ, दिन के 30 रुपए कमाता है, बट वो अ, उसको भूख लगी है 50 रुपए की। मतलब खाना वो खाएगा ना तो उसका पेट तभी भरेगा जब 50 रुपए होंगे उसके पास, वो बंदा ही 30 रुपए कमाता है। तो इसका मतलब वो क्या है, वो क्रॉनिक हंगर से जूझ रहा है ना? जब तक वो 30 रुपए कमाएगा उसको ऐसा ही करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपनी नीड्स को, खाने की नीड को। तो यह क्रॉनिक हंगर, है ना? एक होता है सीजनल हंगर। सीजनल हंगर में क्या होता है, किसी किसी बंदे को सीजनल काम मिलता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको आइसक्रीम वाले भैया का एग्जांपल, तो उनको सीजनल काम मिल रहा है। तो गर्मियों में तो अंधा पैसा है ना? आइसक्रीम आइसक्रीम वाले भैया, उनकी तो चांदी है। लोग रोक 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 के कहते हैं भैया आइसक्रीम, समझ लो। सर्दियों में उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो गर्मी में तो सही उनको फूड बढ़िया तरीके से सब कुछ मिलता है ना? मटर पनीर एकदम से, मलाई कोफ्ते, ये सारी चीज़ें। गर्मियों में उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, शायद फूड ना भी मिल पाए। तो यही होता है, साल के जब कुछ टाइम में कुछ लोगों को फूड नहीं मिल पाता, दैट इज सीजनल हंगर। मेरी बात समझ पा रहे हो? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लिख लो, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। वैसे तो सारे ही हैं, दोबारा बता दूं, सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन सुन लो क्या है। क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन एंश्योरिंग द फूड सिक्योरिटी। बहुत सारी है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या मतलब होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो छोटी छोटी एनजीओज कह सकते हो आप, एनजीओज कह सकते हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हो, जो लोगों को फूड प्रोवाइड करती है बहुत कम दामों पर या फ्री में। ओके, तो यही बात लिखी हुई है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? मैं इसका एग्जांपल दूं, कोऑपरेटिव सोसाइटी अमूल, मदर डेयरी। अब बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो सर, ये तो कंपनी है। अरे ये है ना कोऑपरेटिव है, मैं मतलब समझाता हूँ। देखो, मैगी का प्राइस 12 से 14 हुआ। पहली बात तो 14 क्या हुआ मेरे को समझ नहीं आया, या तो 10 से 15 करते। ये 14 का क्या सीन है? बट ठीक है, अब हो गया तो अब 15 का भी कर देंगे, 15 का तो बहुत जल्दी कर देंगे, बट आगे देखते हैं।
₹14 की इन्होंने मैगी कर दी, कोई न्यूज़ में न्यूज़ नहीं बनी इसकी। न्यूज़ मतलब कोई टीवी-वीवी में नहीं आया कि जी ₹14 की हो गई मैगी, ऐसा कुछ नहीं दिखाया, न्यूज़ वाले नहीं दिखा रहे। बट जब आपके दूध का प्राइस, मदर डेयरी की पॉलीथीन का प्राइस आधा लीटर की, जब ₹30 से ₹33 होता है या ₹30 से जब ₹32 से ₹33 भी हुआ ना, ओ भाई न्यूज़ वाले ऐसे पागल हो गए, भाई क्या हो गया, क्या हो गया? पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैगी जो है वो कंपनी है, वो प्रॉफ़िट कमाने के लिए अपना प्राइस बढ़ा सकती है। बट अगर कोऑपरेटिव अपना प्राइस बढ़ा रहे हैं ना, इसका मतलब सही में जो है वो जेन्युइन प्रॉब्लम चल रही है कहीं न कहीं। समझ रहे हो? तो इसके लिए, क्योंकि उनका काम प्रॉफ़िट कमाना नहीं है, उनका काम है सिर्फ़ चलाना अपनी ये चलाए रखना बस। जो लोग हैं उनको सैलरी वगैरह देना जो काम कर रहे हैं। ठीक है? चलो। और दिल्ली के अंदर मैंने आपको बता दिया मदर डेयरी है, अमूल भी है गुजरात के अंदर, ये मैंने आपको बता दिया। महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत सारी एनजीओज़ हैं। पहली बात तो ये बहुत सारे एनजीओज़ वगैरह होती हैं, और साथ में एकेडमिक और डेवलपमेंट साइंस है, वो भी फूड बैंक अपना तैयार कर रही है, मतलब फूड इकट्ठा करके रख रही है ताकि लोगों को फूड प्रोवाइड कर सके सस्ते दामों पर। और ग्रीन रेवोल्यूशन से भी बहुत फ़ायदा हुआ है हमें, है ना? प्रोडक्शन अच्छा कर पा रहे हैं और फूड दे पा रहे हैं बाकी लोगों को। अच्छा, पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने बता दिया ना, दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। व्हाई बफर स्टॉक इज़ क्रिएटेड इन इंडिया। अब जो मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। देखो, होता क्या है कि अच्छा, आपने सुना है ना, राशन शॉप पे राशन कार्ड दिखाकर आपको खाना फूड मिलता है बहुत सारे लोगों को। अब ये सिस्टम क्या होता है, गवर्नमेंट कहाँ से लाती है वो खाना? तो मैं आपको बता दूँ, गवर्नमेंट क्या करती है कि किसानों को है ना, सोइंग सीज़न से पहले किसान जब बीज बो रहे होते हैं ना, उसी टाइम गवर्नमेंट बोलती है कि आप अगर चावल उगाओगे तो हम आपको ₹2 किलो से चावल खरीद लेंगे आपके। आप अगर वीट उगाओगे, गेहूँ उगाओगे, तो हम ₹3 किलो से आपके गेहूँ खरीद लेंगे। ये बोलते हैं ठीक है। उसके बाद इसको कहते हैं एमएसपी, ये जो है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ₹2 और ₹3 तो देंगे ही देंगे। इसको कहते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अभी आएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फार्मर को बिफोर द सोइंग सीजन, एक मिनिमम गारंटी देती है उनके क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। अब होता क्या है कि ये उगाते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट को देते हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है, इनको है ना एक बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में रखती है। उस बिल्डिंगों का नाम है एफसीआई। एफसीआई होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इनकी बिल्डिंगों में रखती है और इसी को कहते हैं बफर स्टॉक। खाने को स्टॉक करके रखना, बफर स्टॉक करके रखना, ठीक है? और ज़रूरत पड़ और उसके बाद है ना, फिर वो जो भी भारत के जो लोग हैं जिनको फूड चाहिए, जो गरीब लोग हैं जो नहीं खरीद पा रहे, उनको राशन शॉप में प्रोवाइड करती है। राशन शॉप यानी वो राशन शॉप नहीं, आप सोच रहे हो कि किराने की दुकान अलग है, राशन शॉप अलग है। ठीक है जी? और राशन शॉप पे फूड जो है वो कम दामों पर या फ्री में भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी तो कोविड-19 के बाद से अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब तक तो फ्री में, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है? तो यही बात लिखी हुई है। और ये जो राशन शॉप होती है ना, इनको इश्यू प्राइस शॉप भी कहते हैं। अब आपको बफर स्टॉक समझ आ गया ना? अच्छा, बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है? फूड इकट्ठा करके क्यों रख रही है गवर्नमेंट? पहले तो लोगों की हंगर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, और अगर कोई एडवर्स सिचुएशन आ जाए, बाढ़ वगैरह आ जाए, तो उस समय वहाँ पर आपको पता है फूड की शॉर्टेज आ जाएगी, तो उस फूड की शॉर्टेज को खत्म करने के लिए वहाँ पर फूड अवेलेबल करवाना, है ना? याद है ना, फूड सिक्योरिटी में हमने पढ़ा था कि फूड सिक्योरिटी में क्या होता है, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो अवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी अगर वहाँ पर क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी। तो इसी अवेलेबिलिटी को एंश्योर करने के लिए फूड को इकट्ठा करके रखा जाता है ताकि प्रॉब्लम के टाइम में उसको यूज़ किया जा सके। और हाँ, फूड जो गरीब लोगों को प्रोवाइड किया जाता है ना, इस सिस्टम को कहते हैं पीडीएस सिस्टम। कभी देखना, राशन शॉप पे जो ट्रक आते हैं ना, राशन शॉप पे, उस पे पीडीएस लिखा होता है, 100% लिखा होता है। ठीक है? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारी वीडियो, हाँ, सही है। एक बार क्या हो रहा है, मैं वीडियो बना रहा, एक फ़्लो में, मैंने कहा यार भाई आज तो फ़्लो बन रहा है, तो 3 घंटे वीडियो खींच दी। मैंने कहा आज तो मज़ा ही आ गया। वीडियो देखी तो चल ही नहीं रही थी, माइक ही ऑन नहीं था। मैंने कहा भाई हो गया सत्यानाश। चलो, आ जाते हैं नेक्स्ट कुछ। पीडीएस सिस्टम समझ आ गया आपको? फेयर प्राइस शॉप पे, फेयर प्राइस शॉप होता है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। अच्छा, इश्यू प्राइस बता रहा था मैं यार, एक मैंने शायद एक छोटी-सी मिस्टेक कर दी। इश्यू प्राइस, मिस्टेक क्या कर दी बताना भूल गया। इश्यू प्राइस क्या होता है कि राशन शॉप, मैंने अभी-अभी आपको बताया कि बहुत कम दामों पर फूड या तो फ्री में दे देती है या कुछ पैसे लेती है, तो वो जो पैसे होते हैं उसको कहते हैं इश्यू प्राइस, ठीक है? और जो राशन शॉप होती है उसको फेयर प्राइस शॉप भी कहते हैं। अच्छा, इस फूड को इकट्ठा करने का है पीडीएस सिस्टम का कुछ फ़ायदा है और कुछ नुकसान है, दोनों ही है। फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, और दोनों क्या है वो देखते हैं। फ़ायदा देख लेते हैं पहले। इससे क्या होता है कि फूड जो है उसका प्राइस जो है गरीब लोगों को कम दामों पर मिल पाता है। हंगर की प्रॉब्लम हम फेस कर पाते हैं। फेमाइन वगैरह आती है तो वहाँ पर क्या होता है, अगर कहीं बाढ़ वगैरह आ जाए तो वहाँ पर फूड अवेलेबल करवाया जाता है। गरीब लोगों को ईज़िली फूड मिल पाता है पीडीएस सिस्टम से कम दामों पर, और फार्मर को भी गारंटी रहती है, उनको भी मिनिमम सपोर्ट मिलता रहता है कि हाँ जी, हमारा तो फूड, और कोई नहीं तो गवर्नमेंट तो खरीदेगी खरीदेगी। नेक्स्ट आता है कि डीमेरिट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डीमेरिट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके नुकसान भी है। नुकसान सबसे बड़ा क्या है? सबसे पहले तो है ना, अब क्या होता है कि चावल गेहूँ के ही पैसे देती है गवर्नमेंट। तो भाई फार्मर कह रहे हैं भाई चावल गेहूँ उगाओ, और कोई नहीं तो गवर्नमेंट तो खरीदेगी।
और चावल गेहूँ में चावल में खासकर बहुत पानी लगता है, तो ग्राउंड वाटर से पानी खींचते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड लेवल जो है वो उसका पानी डिक्रीज हो रहा है। लोग है ना कोर्स ग्रेन नहीं उगा रहे, बाजरा वगैरह ऐसी क्रॉप नहीं उगा रहे, क्योंकि ये सरकार खरीदती नहीं, सरकार तो गेहूं और चावल खरीदती है, तो इसके लिए इनका प्रोडक्शन भी कम हो रहा है ना। और इनको रखने की कॉस्ट भी बढ़ रही है। आपको पता है ना कि जो FCI की बिल्डिंग है, उसमें इतना खाना इकट्ठा हो गया है कि उसको रखने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारे PDS डीलर होते हैं ना, वो भी थोड़ा दिमाग चलाते हैं अपना। बढ़िया क्वालिटी का गेहूँ और चावल आते हैं उनके उनके दुकान पर। वो क्या करते हैं, घटिया क्वालिटी का लोगों को प्रोवाइड करते हैं। अब लोग भी कुछ बोलते नहीं, क्यों? क्योंकि यार उनको फ्री में मिल रहा है, वो कहते हैं यार जो मिल रहा है ले लो। ये वाली बात होती है। बट वो गलत करते हैं, ठीक है। और ऐसे बंदे का कोई फ़ायदा नहीं है, नरक की आग में जलेगा वो। अपरिचित देख के बताना मेरे को कौन सी सज़ा मिलेगी उसको। चलो, नेक्स्ट है अ, गरुड़ पुराण होती है ना, गरुड़ पुराण कहते हैं उसको, उसमें लिखा गया है कि आपको क्या क्या सजा मिलेगी। मेरे को पता नहीं क्या मिलेगी, बस मेरे वो पकोड़े ना बने बस, है ना, तेल में। बाकी सब झेल लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब ये डी और एक डीमेरिट और है कि यार फूड, उसमें क्या होता है, बफर स्टॉक की बिल्डिंग में ना फूड कभी कभार इतना भर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फूड वेस्ट भी होता है, ख़राब भी हो जाता है। और इससे सबसे बुरा ये भी है कि जो किसी के मुंह लग सकता था, जो लोग खा सकते थे, अब वो चूहे खा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, हु आर फूड इनसिक्योर। कौन से ऐसे लोग हैं जिनको खाने में मतलब खाना नहीं मिल पाता। तो ऐसे लोग सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्यूपेशन, काम के आधार पे। जो गांव के अंदर जो लैंडलेस लेबर है, जिनके पास ज़मीन नहीं होती, या जो ट्रेडिशन आर्टिसन है, या जो डेस्टिट्यूट है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है, एक नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है। शहरों के अंदर कैजुअल लेबर हो गए, कैजुअल लेबर दिहाड़ी मजदूर जिनको कहते हैं, जो भैया कमाने खाने वाले हैं, हाँ, कमाने खाने वाले हैं। जिस दिन काम मिलता है उस दिन पैसे मिलते हैं, उस दिन खाना होता है। जिस दिन नहीं मिल पाता काम, उस दिन उनको दिक्कत फेस करनी पड़ती है। बैगर हो गए, हमारे सीजनल वर्कर हो गए, इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ऑक्यूपेशन के साथ। सोशल ग्रुप है SC ST OBC। एक टाइम पे इनके पास बहुत सी डिस्क्रिमिनेशन होता था, इनसे इनकी ज़मीन छीनी गई थी। और ये बहुत पुरानी बात है, मैं ऐसा नहीं कि 20-30 साल पुरानी है, या 1000 साल, 500-600 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो जिसकी वजह, और इनके पास इसलिए ज़मीन नहीं है, ज़मीन नहीं है तो, और ज़मीन है भी तो स्मॉल लैंड है, और स्मॉल लैंड है तो उस पर ज़्यादा कुछ उगता नहीं है, इसकी वजह से ये गरीब रह जाते हैं। जेंडर के हिसाब से प्रेग्नेंट वुमेन्स हो गई, नर्सिंग मदर्स हो गई, और हमारी 5 साल से कम बच्चे। क्यों? क्योंकि 5 साल से कम बच्चे जो होते हैं उनको पता नहीं होता कितना खाना है कितना नहीं खाना, तो अगर उनको कोई कम दे रहा है तो वो भी खुश है। प्रेग्नेंट वुमेन्स इसलिए क्योंकि उनकी न्यूट्रिशन की नीड ज़्यादा होती है। कोई फैमिली मान लो अगर न्यूट्रिशन की प्रेग्नेंट वुमेन की पूरी नहीं कर पाती, तो एक तरह से प्रेग्नेंट वुमेन क्योंकि काम भी नहीं कर सकती ना, तो इसलिए उनको फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है। नर्सिंग मदर जिनका अभी अभी बेबी बॉर्न हुआ है, तो बच्चे संभालेंगी या काम करेंगी, है ना। तो उनको भी फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है रीजन के अकॉर्डिंग। कुछ बैकवर्ड हमारे स्टेट हैं। बैकवर्ड स्टेट क्या है यार, यहाँ की सरकार है गोबर है, समझ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल मिट्टी पलीत करती है भाई, बिल्कुल मिट्टी पलीत। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब आप SST वगैरह पढ़ते हो, अगर, क्योंकि मैंने तो पढ़ी हुई है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ग्रेजुएशन और मास्टर्स। तो मेरे को पता चला कि यार एक टाइम पे बिहार एक बहुत बढ़िया स्टेट हुआ करता था। ऑल मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में भी राजस्थान की भी कंडीशन अच्छी हुआ करती थी, पूरे रजवाड़े वगैरह हुआ करते थे, और रिच स्टेट हुआ करता था। सेम गोज़ फॉर बिहार, है ना, मगध वगैरह सारी चीज़ें। आज देख लो पॉलिटिशियन ने भाई सही में लेनी देनी कर दी बिहार के लोगों की। सेम उड़ीसा, उड़ीसा की तो फिर भी हालत ठीक है एज़ कम्पेयर टू बिहार। झारखंड की भी खराब है, छत्तीसगढ़ भी थोड़ी ठीक ठाक है। तो ये कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर पॉलिटिशियन जो है वो, बोलना नहीं चाहता मैं, खराब है। तो रिमोट, और दूसरे एरिया है रिमोट। कुछ ऐसे एरिया भी होते हैं जहाँ पर नेचुरल डिजास्टर आता रहता है, तो वहाँ पर भी लोगों को फूड सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आती है। जो बाढ़ वाड़ा, जैसे हमारे असम वगैरह नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया, बाढ़ वाड़ा आती रहती है, तो वहाँ पर फूड अवेलेबल नहीं हो पाता। न्यूज़ वाले भी नहीं दिखाते, पता नहीं क्या दिक्कत है उनको। नेक्स्ट है माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं काम की तलाश में। अब कोई बंदा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है काम की तलाश में, जिस दिन काम नहीं मिल पाता, अगर मान लो उसको पहले दिन वो गया, उसको काम नहीं मिल पाता, भूखा सोना पड़ता है बंदे को, है ना। तो स्ट्रगल तो है वही दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, बफर स्टॉक क्या होता है, हमारा इशू प्राइस क्या होता है, फेयर प्राइस, ये सारे बता चुका हूँ मैं। बफर स्टॉक फूड इकट्ठा करके रखा जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिस पे फार्मर से खरीदा जाता है। इशू प्राइस जिस पे फेयर प्राइस जो राशन शॉप होती है वो लोगों को प्रोवाइड करती है, और फेयर प्राइस शॉप उस राशन शॉप को कहते हैं जहाँ पर कम दामों पर फूड प्रोवाइड किया जाता है।
अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बता रखा है, क्या आपको लगता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से कुछ फ़ायदा हुआ है इंडिया को? द आंसर इज़ येस, बहुत फ़ायदा हुआ है। हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा है, व्हीट रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद, है ना? अनाज हुआ है अच्छा खासा और इसकी वजह से हम ज़्यादा लोगों को फूड भेज पाए हैं और इसी की वजह से इंडिया में थोड़ी बहुत पॉवर्टी डिक्रीज़ हो पाई है। अब ये एक और है कि इंडिया के अंदर है ना, स्टेट के अंदर कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो पॉवर्टी बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ हुई है। तो कौन-कौन से स्टेट है? पंजाब, हरियाणा, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई है। ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पंजाब, हरियाणा को हुआ। केरला के अंदर क्या है, वो ह्यूमन रिसोर्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, 92% लिटरेसी, 93 या 94% 93 है, 93% लिटरेसी है। तो आप देखोगे दिल्ली के अंदर भी जितने हॉस्पिटल देखोगे ना, सारी जो लेडी हैं, जो भी नर्स नर्स है, वो तमिलियन है ना? तमिल लैंग्वेज बोलती हैं वो। तो इसका मतलब क्योंकि वो सारे के सारे पढ़ लिख गए हैं, तो वहाँ के अलग-अलग स्टेट में जाके जॉब करते हैं, है ना? नेक्स्ट आते हैं कि वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म आए थे। लैंड जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो गरीब लोगों को भी लैंड मिल पाया, खेती कर पाए, पैसे कमा पाए, खा पाए और पॉवर्टी से निकल पाए। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर ये पीडीएस सिस्टम बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट तो कर ही रही है, साथ में बहुत सारे एनजीओ वगैरह भी फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हो। वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। दोबारा से बोल दूँ, कुछ भी नहीं आएगा, तो करने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट बात ये है कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है पीडीएफ का, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। हमारे जो अलग अलग चैनल उनको सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेन पॉइंट स्टडी के बारे में आपको पता ही है। और साथ ही में जो दूसरे चैनल है, जैसे कि मेन पॉइंट टेक हो गया, यहाँ पर मैं ये बताता हूँ स्टूडेंट अर्न कैसे करता है, कर सकता है, दूसरे एनिमेशन वीडियो बना के सारी की सारी चीज़ें। और ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है, ठीक है? मन करे तो आयो हो, ये मेरी शक्ल है, अच्छी नहीं है बट जैसी है यही है, ठीक है? चेंज नहीं कर सकते ना। नहीं तो मैं भी सोचा साउथ कोरिया जाके थोड़ी सर्जरी वर्जरी कराएंगे थोड़ा, है ना? बट ठीक है। मजाक कर रहा था कि दिल पे नहीं लेना कि सच सच में अच्छी शक्ल है भाई मेरी। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय द वे।